हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये टू बी विद यू का 9th एपिसोड है और अगर अब तक आपने इसकी प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो प्लीज आप इस ड्रामे की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। इस ड्रामे की प्लेलिस्ट में आपको इस ड्रामे के सारे ही एपिसोड सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा ही था कि चेंज़े ओरे को उसके भाई के खिलाफ भड़काने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है और उससे कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा भाई इस कंपनी में अपना पूरा कंट्रोल पाना चाहता है, तभी तो उसने आज ये सब किया। चेंज़े की बातें सुनने के बाद ओरे उससे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ओयांग कभी भी ऐसा कर सकता है। उसे बस घूमना फिरना पसंद है और गेम्स खेलना पसंद है, बिजनेस से उसका कोई भी रिलेशन नहीं है। ये सारी बातें सुनने के बाद चेंज़े उससे बोलता है कि क्या पता अब वो चेंज हो गया हो और गेम्स घूमने फिरने से हटकर उसका इंटरेस्ट अब बिजनेस में आ गया हो। दूसरी तरफ ओयांग मिया से कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि चेंज़े को एक बहुत ही पावरफुल और अमीर लड़की मिल गई है, इसीलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो लड़की है ना वो हमारे ही ऑफिस की है। तो ये सब सुनकर मिया उससे बोलती है कि हमारे ऑफिस की कहीं वो तुम्हारी बहन तो नहीं है। मिया की ये सारी बातें सुनकर ओयांग हंसने लग जाता है और उससे कहता है कि तुमको लगता है कि मेरी बहन उस चेंज़े को पसंद करेगी? मतलब कि जब वो ली दो इतने अच्छे लड़के को रिजेक्ट कर सकती है तो चेंज़े तो ली दो के सामने कुछ भी नहीं है। ये इम्पॉसिबल है कि मेरी बहन कभी भी चेंज़े को पसंद करेगी। तो मिया उससे बोलती है कि क्या लीडो तुम्हारी बहन को पसंद करता था? तो ओयांग उससे बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस इन दोनों की फैमिली चाहती थी कि ये दोनों एक दूसरे से शादी कर ले, बट ये दोनों एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते। तो उसके बाद मिया उनसे कहती है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, फिर भी इनको अपने फैमिली के प्रेशर में आके शादी करनी पड़ रही है। ये कितना अजीब है ना, मैं होती तो मैं तो कभी ऐसा करती नहीं। दूसरी तरफ चेंज़े ओरे से कहता है कि ओयांग हमेशा गेम खेलता रहता है, लेकिन अचानक से उसे ऐसा क्या हुआ जो उसने मुझे मिया के लिए इस नौकरी से ही निकाल दिया। और वैसे भी ओयांग को तुम्हारे पापा ने इस कंपनी में कितने बार काम करने के लिए बोला है, लेकिन वो एक दिन से ज्यादा कभी इस कंपनी में टिका ही नहीं। बट इस बार उसको ऐसा क्या हो रहा है जो वो इतने लंबे टाइम तक इस कंपनी में टिक गया? ओयांग को पता था कि इस कंपनी के लिए मैंने कितने सारे कंट्रीब्यूशन दिए हैं और मेरा ग्राफ कितना ज्यादा हाई है और मैं तुम्हारे लिए काम करता हूँ, ये भी ओयांग को पता ही है, इसलिए तो उसने मुझे निकाल दिया। मैं तुमको अभी भी बता रहा हूँ कि ये अभी शुरुआत है, आगे देखना ओयांग तुमसे धीरे धीरे करके सब कुछ छीन लेगा। उसके बाद वो ओरे से कहता है कि मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ, इस कंपनी को इतने आगे पहुँचाने में तुम्हारा बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है और यहाँ तक तुमने इस कंपनी को पहुँचाने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं और बहुत ही हार्डवर्क भी किया है। इतने इजीली तुम अपने हार्डवर्क का क्रेडिट किसी और को लेने मत देना। इस कंपनी का फ्यूचर तुम हो, अगर गलती से भी इस कंपनी का फ्यूचर ओयांग बन गया तो ये कंपनी पूरी बर्बाद हो जाएगी और तुम्हारे पिछले सालों की इतनी सारी मेहनत भी। तुम्हें इस कंपनी को बचाने के लिए और अपने लिए अपने भाई से लड़ना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी तरफ मिया ओयांग से कहती है कि सच में मैंने सोचा नहीं था कि आज भी फैमिलीज अपने बच्चों को फोर्सली मैनेज करने के लिए बोलती हैं। मुझको तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारी वाइफ भी खुद ही ढूंढ कर लेकर आएंगे। तो ओयांग कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। तो फिर उसके बाद मिया उससे बोलती है कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारी वाइफ लेकर आ जाए ये तो ठीक है, बस तुम्हारी फैमिली वाले तुम्हारी शादी वे से ना करवा दे, वो एक नंबर की बेवकूफ लड़की है, पता नहीं उसे अपने पैसों पे इतना ज्यादा घमंड क्यों है। तो उसके बाद ओयांग उससे बोलता है कि मेरी लाइफ के डिसीजन सिर्फ मैं ही लूंगा, मेरी फैमिली वाले नहीं। बट एक बात तो है कि अरेंज मैरिजेस होती बहुत ज्यादा बेकार है। अब मेरी बहन और लीडो को ही देख लो, वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फैमिली के प्रेशर में आकर उन दोनों को एक दूसरे को शादी के लिए हाँ बोलना ही पड़ रहा है। हालांकि वो अभी अपने फैमिली के डिसीजन को अपोज कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट में वो अपने फैमिली के सामने सरेंडर कर ही देंगे। एक्चुअली में ना ये सब पहले से ही होता आ रहा है। एक फैमिली अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए अपने बेटे या बेटी की शादी दूसरे बिजनेसमैन से करवा देते हैं। दूसरी तरफ अपने भाई का इंतजार करते हुए वे बाथटब पे ही सो जाती है। उसके भाई को तो अभी भी यही लग रहा था कि वे सच बोल रही है और सच में ही सुसाइड करने वाली है, इसलिए उसका भाई भागकर उसके रूम पर आता है। बट वो जैसे ही वहां पर आता है वो देखता है कि उसकी बहन तो बाथटब पर सो रखी है। ये सब देखकर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो अपने साथ आए हुए लोगों को वहां पर से जाने के लिए बोलता है। उन सभी के जाने के बाद लीडो अपनी बहन के सामने जाता है और उसके हाथ से नाइफ ले लेता है और उसके बाद वो उस नाइफ से उसका ब्लेड निकाल देता है और बाकी बचा हुआ हिस्सा उसके हाथ पे पकड़ा देता है। और थोड़ी ही देर बाद वो वे को उठाता है। जैसे ही वे उठती है और लीडो को देखती है तो वो अपनी एक्टिंग करना शुरू कर देती है और अपने भाई से कहती है कि आपने इतनी देर क्यों कर दी, आप तो मुझसे बिल्कुल प्यार करते ही नहीं है, आपको पता नहीं था क्या कि मैं सुसाइड करने वाली हूँ? तो लीडो उससे बोलता है कि तुमको तो पता ही है कि आजकल कितना ज्यादा ट्रैफिक लग रखा है, अगर तुम्हें सुसाइड करना ही था तो तुम मेरे ऑफिस के सबसे ऊपर वाले फ्लोर से नीचे कूद जाती, इतना दूर आकर तुम्हें अपने हाथ काटने की क्या जरूरत थी? तो ये सारी बातें सुनने के बाद वे रोने लग जाती है और अपने भाई से कहती है कि आपको ये मजाक लग रहा है, मैं सच में ही सुसाइड करने वाली थी और आप अभी भी अपने लेट आने के एक्सक्यूजेस देने पे लग रखे हो। तुम सब अभी भी मुझे बुली कर रहे हो। यहाँ पर मैं इतनी ज्यादा परेशान हूँ और आपको मजाक सूझ रही है।
आप कब से यहाँ पर आ रखे हो, लेकिन आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मैं सुसाइड क्यों करना चाह रही थी। तो ये सब सुनकर लीडो उससे बोलता है कि सबसे पहले तो तुम आराम से बैठ जाओ और अब मुझे बताओ कि क्यों तुम सुसाइड करना चाह रही थी। तो ये सब सुनकर वे अपने भाई से कहती है कि मेरी सुसाइड करने की वजह मिया है। मिया ने उस दिन अपने स्टोर में सबके सामने मेरे सर पर जूस कैसे डाला। मुझको उससे रिवेंज चाहिए और मेरे बदले का रिवेंज आप उससे लोगे। तो ये सब सुनकर लीडो उससे बोलता है कि मैं मानता हूँ कि मिया ने जो किया है वो गलत किया है, लेकिन तुमने भी तो उसके साथ गलत किया। तुम उस दिन सबके सामने उसे कितना ज्यादा नीचे दिखा रहे थे, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। भैया उसने मुझे सभी के सामने बहुत ज्यादा बुली किया और आप अभी भी उसी का साइड ले रहे हैं। मुझको तो ऐसा लग रहा है कि आपके लिए मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मिया हो गई है। और जब वो सभी के सामने मुझे बुली कर रही थी ना, तो वहाँ पर ओयांग भी था। मुझे कितना ज्यादा बुरा लगा होगा, आपने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तो लीतो उससे बोलता है कि तुम ओयांग के ही पीछे क्यों पड़ रखे हो, तुम कितनी ज्यादा सुंदर हो, तुमको तो कितने अच्छे अच्छे लड़के मिल जाएंगे। तो ये सब सुनकर वे उनसे बोलती है कि आपको क्या लग रहा है कि मैं सिर्फ अपने ही बारे में सोच रही हूँ, मैं हमारी पूरी फैमिली के बारे में सोच रही हूँ। अगर आप ओरे से शादी नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं ओयांग से शादी कर लूंगी। हमें तो बस किसी न किसी तरीके से उनके फैमिली से अपना रिलेशन जोड़ना है ना। तो ये सब सुनकर उसका भाई उससे बोलता है कि तुम्हें फैमिली की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम टेंशन अपनी करो, क्योंकि जो तुम ये हरकतें कर रहे हो ना वो बहुत ही गलत है। तो ये सब सुनकर वे अपने भाई से कहती है कि भैया मैं ओयांग को नहीं छोड़ूंगी, उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं 4 साल जापान में पढ़ने के लिए जाऊंगी तो वो उसके बाद मुझसे शादी करेगा, और उसी के कहने पर मैं जापान पढ़ाई करने के लिए गई थी, ये भी आपको पता है। तो अब मैं उसे क्यों छोड़ूं, वो कितना ज्यादा अच्छा है। और अब आपको मेरी हेल्प करनी ही पड़ेगी मिया से मेरा रिवेंज लेने के लिए। और अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की ना तो आज से आप मेरे भाई नहीं हो, कभी भी मुझे आप अपनी बहन मत बोलना। तो ये सब सुनकर लीडो उससे बोलता है कि तुम सच में ये सब बोल रही हो, ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें मुझे अपना भाई नहीं बोलना है तो मत बोलो, लेकिन मैं तुम्हारा गलत काम में साथ नहीं दूंगा। मेरा फर्ज सिर्फ तुम्हें समझाना था, लेकिन अगर तुम नहीं समझ रही हो तो ये तुम्हारा फॉल्ट है, और अगर समझ गई हो तो ये तुम्हारे लिए ही अच्छा है। बाकी अब वैसे भी तुमने मुझे अपना भाई मानने से तो मना कर ही लिया है, तो मैं यहाँ पर क्यों रुकूं। और ऐसे ही कहकर लीडो वहाँ पर से चला जाता है। ये सब सुनकर वे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलती है कि तुम सबके सब साथ में मिल रखे हो और मुझे परेशान कर रहे हो, मेरे भैया कितने ज्यादा चेंज हो गए। अब कुछ भी हो जाए मैं इस मिया से अपना बदला लेकर ही रहूंगी। दूसरी तरफ मिया ओयांग से कहती है कि अब मैं समझ गई हूँ कि तुमने मुझे यहाँ पर किसी और रीजन से नहीं बल्कि अपने साथ लंच करने के लिए बुलाया था, और ये सब भी तुम इसलिए कर रहे हो ना ताकि मैं तुम्हारी सेक्रेटरी बन सकूं, क्योंकि जब से मैं यहाँ पर आ रखी हूँ चेंजे के बारे में तो तुमने मुझसे ज्यादा बात की ही नहीं है। तो ये सब सुनकर ओयांग उससे बोलता है कि अरे तुम दिखने में बेवकूफ हो, लेकिन इतनी बेवकूफों वाली बातें मत करो, बट अगर सच में तुम्हें मेरा सेक्रेटरी बनना है तो तुम बन सकती हो। वैसे मेरा सेक्रेटरी बनकर तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा है। पहला फायदा तो ये है कि तुम अपने पापा के ही साथ रहकर उनकी मदद कर सकती हो, और दूसरा फायदा ये है कि तुम मेरी सेक्रेटरी बन रही हो तो मैं तुम्हें कम पैसे भी नहीं दूंगा। तीसरा फायदा ये है कि तुम्हें अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी, और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट फायदा ये है कि तुम पता लगा सकते हो कि क्यों चेंजी ने तुम्हें छोड़ा है। वैसे डील फायदे की है, अगर तुम्हें लेनी है तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है, और अगर नहीं लेनी है तो कोई बात नहीं, मेरे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है। वैसे अगर तुम अभी भी चेंजे से बहुत ज्यादा प्यार करती हो और उसके लिए अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर सकती हो ना, तो तुम इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकती हो। बट अगर तुम्हें अपनी लाइफ में सच में कुछ करना है, अपने डैड को कुछ बनते हुए देखना है, तो आई थिंक तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें एक गोल्डन चांस बस एक ही बार मिल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम इसे मिस कर दो और आगे पछताती रहो। तो मिया ओयांग की कही हुई बातों से काफी ज्यादा कन्विंस हो जाती है और उसके सेक्रेटरी बनने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ हमें जेल दिखाई जाती है जिसपे एक लड़की होती है और सभी मुजरिम उसको परेशान कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मिया की तरह एक लड़की आती है और उस लड़की को बचा लेती है और उन सभी से कहती है कि कल मैं यहाँ पर से जाने वाली हूँ, इसीलिए अगर तुम में से किसी ने भी इस लड़की को दोबारा से परेशान किया ना तो मैं तुम्हारे परिवार वालों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और ये लड़की कोई और लड़की नहीं होती है बल्कि होती है मिया की जुड़वा बहन। जहाँ मिया बहुत ही कमजोर होती है और किसी से भी लड़ नहीं पाती है, उधर ही उसकी जुड़वा बहन बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होती है और उसको कोई भी नहीं हरा पाता है। नेक्स्ट डे मिया फाइनली ओयांग के सेक्रेटरी बनकर उनके ऑफिस में जाती है और ओयांग तो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली अपने ऑफिस में एंट्री मारता है, लेकिन मिया बहुत सारे लोगों को देखकर नर्वस हो जाती है, इसीलिए वो ओयांग के पीछे छुप छुप कर जा रही होती है। उसके बाद ओयांग फाइनली अपनी मैनेजर से मिया को इंट्रोड्यूस करवाता है और उससे बोलता है कि आज से ये मेरी न्यू सेक्रेटरी है। तो सेक्रेटरी का नाम सुनकर मिया बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और सोचने लग जाती है कि क्या वो ये जॉब ठीक से कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ मिया को तो ये भी लग रहा था कि ओयांग की ये मैनेजर चेंजी की गर्लफ्रेंड है, इसीलिए वो उससे आंख मिलाकर भी बात नहीं कर रही थी और उसके सवालों का ठीक से जवाब भी नहीं दे रही थी। तो ओयांग ये मामला संभालता है और अपनी मैनेजर से कहता है कि एक्चुअली ये न्यू कमर है ना, तो ये थोड़ी सी नर्वस है, इसीलिए तुमसे ठीक से बात नहीं कर पा रही है, इसकी बातों का तुम बुरा मत मानना, तुम अब अपना काम कर लो, वैसे भी मैंने इसे तुमसे इंट्रोड्यूस तो करवा ही दिया है। तो उसकी मैनेजर कहती है कि ठीक है और ऐसा ही कहकर वो वहाँ पर से चली जाती है।
और कुछ ही देर बाद मिया और ओयांग भी वहाँ पर से चले जाते हैं। ऑफिस में एंटर होने के बाद मिया तो बस चेंजे और उसकी गर्लफ्रेंड के ही बारे में सोच रही होती है। थोड़ी ही देर बाद ओयांग काफी आगे चले जाता है और पीछे देखता है कि मिया तो वहीं पर ही खड़ी हो गई है। तो वो उससे बोलता है कि तुमको क्या हो गया है, तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो। तो मिया उससे बोलती है कि तुमने ही तो मुझसे कहा था कि वो लड़की चेंजे की गर्लफ्रेंड है, वैसे भी वो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है और पावरफुल भी है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो सच में ही चेंजे की गर्लफ्रेंड है, और वैसे भी चेंजे मेरी जैसी लड़की को क्यों पसंद करेगा। तो मिया की बात सुनने के बाद ओयांग उससे बोलता है कि सबसे पहले तो मेरी बात सुनो, अगर वो चेंजे की गर्लफ्रेंड है भी तो तुम सबसे पहले रिलैक्स हो जाओ, और वैसे भी अभी ये कंफर्म थोड़ी हुआ है कि वो चेंजे की गर्लफ्रेंड है ही, वो तो हमने सिर्फ एक अंदाजा लगाया है ना। तुम इस तरीके से हिम्मत मत हारो, अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग मैनेजर होती है, तो क्या पता ये ना हो तो कोई और हो चेंजे की गर्लफ्रेंड। अब हम अलग अलग डिपार्टमेंट में जाकर चेक करेंगे कि आखिरकार है कौन चेंजे की गर्लफ्रेंड, और तुमको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे साथ अब मैं हूँ, और हम पता लगा कर ही रहेंगे कि किसकी वजह से चेंजे ने तुम्हें धोखा दिया। दूसरी तरफ मिया और ओयांग अलग अलग डिपार्टमेंट में जाकर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार चेंजे की गर्लफ्रेंड है कौन, बट इन सबसे भी उनको कुछ भी पता नहीं चल पाता है। सारे डिपार्टमेंट्स को चेक करने के बाद मिया ओयांग से कहती है कि तुमको क्या लगता है इनमें से कौन होगी चेंजे की गर्लफ्रेंड। तो ओयांग उससे बोलता है कि तुम एक लड़की हो, लड़कियों का सिक्स सेंस बहुत ही तेज चलता है, तो तुमको पता नहीं लगा कि इनमें से चेंजे की गर्लफ्रेंड कौन सी है। तो मिया उससे बोलती है कि तुमने ये सब तो ठीक कहा, लेकिन ना ये सब मेरे साथ नहीं होता है, अगर मैं सच में इतनी क्लेवर होती तो मुझे पहले नहीं पता चल जाता, और मुझे यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आने की जरूरत भी नहीं पड़ती। उसके बाद ओयांग मिया को सेल्स डिपार्टमेंट में लेकर जाता है जहाँ पर चेंजे काम करता था। उस डिपार्टमेंट को देखकर मिया बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वहाँ पर से भागने वाली होती है। तब तक ओयांग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको रोक लेता है और उससे कहता है कि तुम इतना घबरा रही हो, ये सेल्स डिपार्टमेंट ही तो है। तो मिया उससे बोलती है कि मैं इसीलिए तो घबरा रही हूँ क्योंकि ये सेल्स डिपार्टमेंट है और यहाँ पर चेंजे काम करता है, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं उसका मुंह दोबारा देखूं। तो ओयांग उससे बोलता है कि तुम मुझसे क्यों घबरा रही हो, तुमने उसके साथ गलत थोड़ी किया, गलत तो उसने किया है ना तुम्हारे साथ। तो मिया उससे बोलती है कि हे तुम इतना तेज क्यों बोल रहे हो, धीरे बोलो ना, वो अंदर ही होगा, और वैसे भी अगर तुम मुझे इस डिपार्टमेंट में ले जाओगे ना तो मुझे नहीं करनी तुम्हारे साथ ये जॉब, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी सेक्रेटरी बनने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार नहीं हूँ। तो ओयांग उससे बोलता है कि कब तक तुम इस तरीके से चेंजे को देखकर भागती रहोगी, उसकी वजह से तुम पूरी जिंदगी भर क्या एक ही कोने में बैठकर रहोगी। तुम्हें ना अब अपनी लाइफ की नई शुरुआत करनी चाहिए, इस तरीके से कमजोर मत बनो, तुमको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और तुम नहीं चाहती हो क्या कि तुम देखो कौन चेंजे की गर्लफ्रेंड है, किसकी वजह से उसने तुम्हें धोखा दिया है। अगर तुम्हें ये सब नहीं जानना है तो तुम बेशक ये जॉब छोड़ सकती हो, मुझे भी कोई आफत नहीं आ रखी है जो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और इस बात का हमेशा ध्यान रखना, जब तक तुम अपने लिए स्टैंड नहीं लोगी ना तब तक तुम्हारे लिए कोई भी स्टैंड नहीं लेगा। चेंजे की यही सारी बातें सुनने के बाद मिया को फाइनली लगता है कि अब उसे चेंजे के सामने जाना चाहिए और उसको दिखाना चाहिए कि उसने उसके साथ कितना ज्यादा बुरा किया है। इसीलिए वो फाइनली ओयांग की बातें मानती है और उसके साथ सेल्स डिपार्टमेंट में जाने के लिए तैयार हो जाती है और उससे कहती है कि ओके मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी और पता करके रहूंगी कि आखिरकार चेंजे की गर्लफ्रेंड है कौन। और थोड़ी ही देर बाद फाइनली वो अंदर जाते हैं और ओयांग सभी के सामने मिया को इंट्रोड्यूस करवाता है और उन सभी से कहता है कि ये मेरी न्यू सेक्रेटरी है। तो जब वो इसी तरीके से सबसे बात कर रहा होता है तभी उसके सामने चेंजे आ जाता है और वो उसको घूर घूर कर देखने लग जाता है। चेंजे को अपने सामने देख ओयांग ये मौका कैसे गवा सकता था, इसीलिए वो चेंजे के सामने जाता है और उससे कहता है कि ये मेरी न्यू सेक्रेटरी है और इसका नाम मिया है। अरे मैं तुमसे क्यों इसे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, तुम तो इसे पहले से ही बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। आज से तुम्हें मुझसे कुछ भी बात करनी होगी ना तो पहले तुम्हें मिया की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसी के बाद तुम मुझसे बात कर सकते हो। बट हाँ इस बात का ध्यान रखना कि पिछली बार की तरह इस बार भी मिया के साथ बदतमीजी से बात मत करना, क्योंकि इस बार वो मेरी सेक्रेटरी है और मेरे सेक्रेटरी के साथ कोई बदतमीजी से बात करे ये मैं बिल्कुल भी सह नहीं सकता हूँ। दूसरी तरफ मिया चेंजे को देखकर बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है तो ओयांग उसका साथ देते हुए उससे कहता है कि क्या हुआ मिया, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो अगर तुम्हें यहाँ पर कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हें दूसरे डिपार्टमेंट पे ले जाता हूँ। और ऐसे ही कहकर वो मिया का हाथ पकड़ता है और वहाँ पर से जैसे ही जाने वाला होता है तब तक दूसरी तरफ से चेंजे भी मिया का हाथ पकड़ लेता है और उनको रोक लेता है। जब ये सब होता है तो ऑफिस के सभी लोग उन तीनों को देखने लग जाते हैं क्योंकि उन सभी को उन तीनों के बारे में तो पता ही था। तो जैसे ही चेंजे मिया का हाथ पकड़ता है तो ओयांग उससे बोलता है कि चेंजे तुम भूल गए हो कि अब मिया मेरी सेक्रेटरी है, तो इस तरीके से तुम मेरी सेक्रेटरी का हाथ कैसे पकड़ सकते हो। तो चेंजे उससे बोलता है कि सर मैं थोड़ी ही देर में मिया को आपके पास भेज दूंगा, मुझे जरा उससे कुछ जरूरी बात करनी है। तो ओयांग उससे बोलता है कि मिया मेरी सेक्रेटरी है और वो मेरे लिए काम करती है, तुम्हें उससे क्या काम है। ओयांग और चेंजे की ये सारी बातें सुनकर मिया परेशान हो जाती है और उनसे कहती है कि प्लीज मेरा हाथ छोड़ो, मेरे हाथ दर्द हो रहे हैं। बट वो दोनों अपनी ही लड़ाई में बिजी रहते हैं और मिया की बात ही नहीं सुनते हैं। तो ये सब देखकर मिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो चेंजे के पैर पे जोर से मारती है। तो ये सब देखकर ओयांग चेंजे पर हंसने लग जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में
मिया ओयांग का हाथ पकड़ती है और उसके हाथ पर भी काट देती है और ऐसा ही करके वो वहाँ पर से भाग जाती है। मिया की ये सारी हरकतों को देखकर ओयांग हंसने लग जाता है और ऑफिस के सभी लोगों से कहता है कि तुम सब अपना काम कर लो, ये सब तो नॉर्मल चीजें हैं। दूसरी तरफ मिया के पापा इंस्पेक्टर को बताते हैं कि मिया उनकी अपनी लड़की नहीं है, बल्कि वो मिया को अनाथालय से लेकर आए थे और उनको ऐसा लगता है कि जो गुंडे मिया की ही तरह लड़की को ढूंढ रहे थे वो लड़की कोई और नहीं है बल्कि मिया की बहन है। तो उसके बाद वो इंस्पेक्टर से कहते हैं कि प्लीज इंस्पेक्टर जल्द से जल्द आप इसकी बहन और इसकी मॉम को ढूंढ दीजिए। मैं उन दोनों को कब से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो मुझे कब से मिल ही नहीं रहे। आई होप कि आप मेरी मदद करेंगे। तो इंस्पेक्टर उनकी बात सुनकर बोलते हैं कि जैसे ही मुझे मिया की बहन या उनकी मॉम के बारे में कुछ भी पता चलेगा तो मैं आपको पक्का इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट डे मिया की बहन भी जेल से छूट जाती है और उसका दोस्त उसको जेल के बाहर पर लेने के लिए आया होता है। वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और मिया की बहन से कहता है कि तुम्हारे सर पर ये चोट कैसे लगी, किसने तुम्हें परेशान किया, तुम मुझे बताओ। जिसने भी तुमको परेशान किया ना, मैं उसको बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं। तो मिया की जुड़वा बहन दोरन उससे बोलती है कि तुमको लगता है कि मुझे कोई भी परेशान कर पाएगा, वैसे तुम ये सब छोड़ो, मेरी मॉम कैसी है, वो ठीक है अब। तो उसका दोस्त उससे कहता है कि वो तो ठीक है लेकिन उनकी दिमागी हालत अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं है, उनको अभी भी किसी के भी बारे में कुछ भी याद नहीं है। तो दोनों उससे बोलते हैं कि ओके कोई बात नहीं, हम जल्दी से मॉम के पास चलते हैं और ऐसा ही कहकर वो वहाँ पर से चले जाते हैं। तो थोड़ी ही देर में जैसे ही दोरन हॉस्पिटल में पहुँचती है तो उसको वहाँ पर उसकी मॉम नहीं दिखती है। वो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। तो उसके बाद वो उनको ढूंढते हुए हॉस्पिटल की छत पर आ जाती है। तो वो वहाँ पर देखती है कि उसकी मॉम बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह खेल रही होती है। अपनी मॉम को देखकर उसको बहुत ही ज्यादा सुकून फील होता है। उसके बाद वो अपनी मॉम को आवाज लगाती है और उनसे कहती है कि मॉम मैं आ गई हूँ, अब आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो दोरन की बातें सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा डर जाती है और उससे कहती है कि किसकी मॉम, मेरा एक छोटा सा बच्चा था और वो बचपन में ही मर गया था, तुम कौन हो, मैं तुमको जानती नहीं हो, तुम मुझसे दूर रहो। तो ये सब सुनकर दोरन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो अपनी मॉम से कहती है कि कोई बात नहीं, आप मुझे पहचान नहीं रही लेकिन बहुत ही जल्द आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। दूसरी तरफ मिया डिनर कर रही होती है और उसे ऑफिस की सारी बातें याद आ रही होती है। उसके ऑफिस के सारे लोग उसे देखकर कह रहे थे कि ये लड़की कितनी ज्यादा बदतमीज है, पहले तो ये चैनजे के साथ रिलेशन में थी और अब ये ओयांग के साथ रिलेशन में आ गई है। दिखने में तो ये कितनी ज्यादा भोली लग रही है ना, लेकिन ये लड़की बहुत ही ज्यादा शातिर है। मुझे तो बेचारे चैनजे के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, उस पर क्या बीत रही होगी अभी। और यही नहीं, वो सभी लोग मिया को बहुत सारी बातें सुनाते हैं बिना सच्चाई को जानते हुए। तो जब वो यही सब सोच रही होती है तभी उसको ओयांग का बार बार कॉल आता है, बट वो उसका कॉल नहीं उठाती है। तो उसके पापा उससे कहते हैं कि किसका कॉल बार बार आ रहा है और तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही हो। तो मिया अपने पापा से बोलती है कि पापा पता नहीं कौन ऐसे ही कॉल कर रहा है। ऐसा ही कहकर वो अपने फोन को साइलेंट कर देती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, बाकी का ड्रामा मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।